मित्रों, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के 12 वर्ष का गौरवपूर्ण कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर इस विषय को जनता के समक्ष रख रहे हैं। और उसी क्रम में आज यहां हिमाचल में धर्मशाला में मेरा आना हुआ। हिमाचल से ठीक रहेगा, फिर भी थोड़ा हिमाचल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत व्यक्तिगत, आत्मीय और रागात्मक संबंध रहा है। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में यहां के प्रभारी रहे और इससे भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी भी बहुत हिमाचल आते जाते रहते थे। आज हिमाचल की इस भूमि पर जो शक्ति की भूमि भी है, यानी शक्ति की आराधना स्थल की भूमि है और शौर्य की भूमि भी है, क्योंकि भारतीय सेना में जितना कंट्रीब्यूशन हिमाचल से होता है संभवतः किसी अन्य राज्य से इतना नहीं होता। यह पुण्य की भूमि भी है और पराक्रम की भूमि भी है। और 21 हमारे परमवीर चक्र विजेताओं में से 4 हिमाचल से रहे। पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, धन सिंह थापा जी, संजय कुमार जी और कैप्टन विक्रम बत्रा। आप कहेंगे कि इसका यहां उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मोदी जी ने विगत 12 वर्षों में यह निर्णय लिया कि अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम हमारे परमवीर चक्र विजेता बलिदानी सैनिकों के नाम पर होंगे। तो आज हिमाचल की धरती के इन पुत्रों का नाम अंडमान निकोबार के उन 4 द्वीपों के ऊपर अंकित है। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल के मान और गौरव को जो यह सम्मान मिला है, यह अद्भुत और बहुत ही उल्लेखनीय है। संयोग से आज का दिन 15 जून है। इसी दिन गलवान घाटी में हमारे वीर सैनिकों ने 20 लोगों ने अपना बलिदान देकर चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। तो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल की धरती से जिस प्रकार के वीर सैनिक निकले, और आज का दिन जो गलवान की घटना की भी याद दिलाता है, तो मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था, मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। मगर आज का दिन भारत के इतिहास के एक काले अध्याय को भी याद दिलाता है। 15 जून 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यानी भारत विभाजन एक मजबूरी नहीं, एआईसीसी के सेशन में बाकायदा प्रस्ताव लाकर पारित करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंगीकृत किया गया था। आज का दिन वो 79 साल पहले हुए उस दुखद घटना की भी याद दिलाता है। विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो 4 प्रकार के कार्य। कैटेगरी 1 वो कार्य जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमारी सरकार ने किया है, जैसे बिजली, सड़क, पानी, मगर उसकी स्पीड और स्केल में अभूतपूर्व अंतर है। यानी वो पिछली सरकारें भी कर रही थी, पर हमने जिस रफ्तार से किया है, जिस परिमाण में किया है, जिस पारदर्शिता के साथ किया है, जैसे पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 164 एयरपोर्ट है पूरे देश में। अगर आप ये देखें 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, रेलवे का फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये सब वो कार्य हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें भी करती रहती। दूसरे प्रकार के वो कार्य कैटेगरी 2 जो पिछली सरकारों ने सोचा कि हम करेंगे मगर कर नहीं पाए, और मोदी जी की सरकार ने वो भी करके दिखाया, जैसे जीएसटी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सोचा तो पिछली सरकारों ने भी था मगर कर नहीं पाए। तीसरी कैटेगरी के वो कार्य हैं
जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई कि यह भी किया जा सकता है। जैसे मनाली लेह के ऊपर यह टनल, अटल टनल बनना, और दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों में से एक पे यह सुगम कार्य होना, चिनाब का सबसे ऊंचा पुल बनना, और भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश हो जाएगा, यह कांग्रेस सोच ही नहीं सकती थी। क्योंकि उनके पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का सदन के पटल पर दिया गया बयान है कि भारत में तो लोग कम पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी नहीं है, कहां से वाईफाई आएगा। कैसे आप सोचते हैं कि कोई सब्जी वाला या कोई छोटा दुकानदार डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, वी कंट्रीब्यूट टू 49% ऑफ द ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन, विच इज मोर देन यूएस एंड चाइना पुट टुगेदर। और यूपीआई, वीजा को पीछे छोड़कर पिछले वर्ष दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बना। यानी एक कैटेगरी वो भी है। सोलर एनर्जी में सोचा होगा पिछली सरकारों ने, पर यह नहीं सोचा होगा कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर बनेगा। वो करके दिखाया। पिछली सरकारें ये कहती रही कि बाहर से आक्रमण होता था। दुनिया में हमेशा होता है कि छोटा और कमजोर शिकायत करता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। हम बड़े और ताकतवर मुल्क होकर छोटे और कमजोर की शिकायत करते थे। वो आते थे एट देयर विल, भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना करते थे और चले जाते थे। जुलाई 2011 में राहुल गांधी ने बयान दिया कि आतंकवाद पर नियंत्रण संभव नहीं है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जहां मरकज सुभान अल्लाह है, वहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, नागपुर, जयपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, सब जगह आतंकवादी घटनाएं होती थी। और वो मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह कहते थे। अब मोदी जी ने वो दिन दिखाया है कि जब मरकज सुभान अल्लाह पे ब्रह्मोस जाके गिरा तो वो या अल्लाह करने लगे। मुझे लगता है ये शायद कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो करके दिखाया। और चौथे प्रकार का कार्य वो करके दिखाया है जिसके लिए कांग्रेस और विपक्षी दल कहते थे ये कभी नहीं होगा और हम इसे कभी होने ही नहीं देंगे। धारा 370, 35A और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, वह भी करके दिखाया। अर्थात चारों प्रकार के कार्य, एक जो पिछली सरकारें करती थी उनसे कहीं बेहतर, शानदार, तेज, पारदर्शी। दूसरे जो वो सोच के रह गए वो करके दिखाया, जो वो सोच नहीं पाए वो करके दिखाया, और चौथा जिसके लिए वो कमर कस के बैठे रहे कि नहीं होने देंगे, वो भी करके दिखाया। जहां तक हिमाचल के संदर्भ में हम कहें तो 4 से 14 के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू का डिवोल्यूशन था स्टेट को, वो 12,000 कुछ करोड़ रुपए था, और 14 से 26 के बीच में 76,000 करोड़ रुपए। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कितना बड़ा बदलाव यहां पर आया है। बिलासपुर के एम्स के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना और हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना, अनेक ऐसे कार्य रहे जो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पे ध्यान रखकर किए गए। मैंने अटल टनल का पूर्व में भी उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त एक जिसे कहते हैं कि कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आप सड़क बनवाएं, अन्य चीजें बनवाएं जो आगे काम आए। उसके लिए 8,300 कुछ करोड़ रुपए आया, जो कि 4 से 14 के बीच में इस मद में कुछ आता ही नहीं था। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें, और रेलवे को लेकर जो विकास करने की बात हुई, और आप यहां हम धर्मशाला में बैठे हैं, धर्मशाला का ये स्टेडियम भी अटल जी के टाइम में जब धूमल साहब सीएम थे उस जमाने में बना था, और आज ये विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स में, यानी सबसे नयनाभिराम क्रीडांगन में से एक माना जाता है। और आपने देखा अभी यहां 2 दिन पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच का मैच भी हुआ। यह भी दर्शाता है कि किसी जमाने में अफगानिस्तान से जिस प्रकार का भारत का संबंध था, आज वह इतना बदलाव आया है कि यहां पर उसका क्रिकेट मैच भी होना शुरू हुआ है। फिर अगर आप उसके साथ देखें तो रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर ऑन एन एवरेज कांग्रेस के शासनकाल में 100-108 करोड़ रुपए के आसपास का डिवोल्यूशन आता था। इस वर्ष एक बड़े प्रयास के चलते हुए सरकार ने 29,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है।
ताकि रेलवे के नेटवर्क को हिमाचल में उत्कृष्ट कोटि का और विश्व स्तर का बनाया जा सके। तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ने इन 12 वर्षों में पूरे भारत के लिए और यहां हिमाचल के लिए अनेक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मॉडल अगर आप देखें तो वो ये है कि इसी 31 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू साहब ने कहा कि हमारा जो घाटा है, जो हमारा ऋण है, वो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। उन्होंने कहा कि 24% सिर्फ रेवेन्यू हिमाचल का बचता है विकास कार्यों के लिए, क्योंकि 76% तो उनका अन्य मदों में चला जाता है। दूसरी तरफ उनका मॉडल यह है कि आज उनके डिप्टी सीएम अग्निहोत्री जी ये तक बोल जाते हैं कि हाँ साहब, बहुत अपराधों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल जैसा शांतिपूर्ण राज्य जहां पर लॉ एंड ऑर्डर कभी चुनौती नहीं होती थी, वो अब एक चुनौती बनती जा रही है। हिमाचल जैसा एक शांतिपूर्ण राज्य जहां सांप्रदायिकता कभी एक समस्या नहीं होती थी, वहां शिमला में एक अनधिकृत धार्मिक स्थल और मस्जिद बनती है, और यह विषय कांग्रेस के ही विधायक उठाते हैं हिमाचल विधानसभा में, और उसके बाद भी सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है। और यहां का मॉडल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर जगह भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारे सभी नेता उसी विषय को बोलते हैं। और यहां तो ऐसा वीडियो आया कि यहां के मुख्यमंत्री महोदय कुछ बच्चों को टोक रहे हैं कि राधे राधे क्यों बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दिशा में आज वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को पहुंचाया है, वो कष्टकारक है, वह दुखद है। दुखद इसलिए है कि मोदी जी देश के लिए तो कार्य कर ही रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा था कि हिमाचल से उनका आत्मीय लगाव है, तो जब हिमाचल में यह होता हुआ दिखाई पड़ता है तो और भी अधिक इस विषय को लेकर कष्ट होता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप सिर्फ विपक्ष में नहीं हैं, आप सत्ता में भी हैं। हिमाचल में आपकी अपने दम पे सरकार है, कर्नाटक में अपने दम पे सरकार है, और तेलंगाना में अपने दम पे सरकार। आप मॉडल रखिए सामने विकास का, जैसे मोदी जी ने गुजरात का मॉडल रखा था। लगातार 10% ग्रोथ रेट रही थी यूपीए के शासनकाल में। अनेक केंद्रीय योजनाओं में वहां की सरकार ये एक्सेप्ट करती थी कि गुजरात बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था। भूजल का स्तर पूरे देश में कम हो रहा था, गुजरात में बढ़ा था। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज जी के समय में आई थी, वो मामू नाम उनका उसी के बाद ही पड़ा था। पहले साल किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम हमारी 2008 में कर्नाटक की सरकार ने किया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई मॉडल तो दीजिए। और मॉडल क्या है कि हिमाचल में एक धड़ा सीएम साहब का और एक धड़ा राजा साहब का, उनमें आपस में, तो कर्नाटक में एक धड़ा सिद्धारमैया जी का और एक धड़ा वर्तमान अब जो मुख्यमंत्री बन के आए हैं डीके शिव कुमार जी का, उनका। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस अपने विकास का कोई मॉडल अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं दे रही। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस हिमाचल ने बड़ा ही छोटा राज्य है, मगर देश के इतिहास में अनेक निर्णायक मौकों पर अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब श्री राम जन्मभूमि का के पक्ष में निर्णय लिया था तो वो पालमपुर के अधिवेशन में 1989 में लिया था। शिमला समझौता हुआ, वो अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मगर यहीं इसी जून के महीने में 1945 में वेबल प्लान आया था, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता टूट गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों के अकेले प्रतिनिधि हम हैं, कांग्रेस कहती थी पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हम हैं। मगर मुस्लिम लीग कहती थी आप राष्ट्र के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप हिंदुओं की पार्टी हैं। आज 80 साल के बाद लगता है कि हालात बिल्कुल ठीक वही उलट गए हैं जो जून 1945 में हिमाचल में शिमला में दिखते थे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधि है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है। यह हम नहीं कह रहे हैं। असम के चुनाव के बाद एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने स्वयं बोला है
कि वह मुस्लिम लीग बन गई है, क्योंकि असम में हाल में संपन्न चुनावों में 19 में 18 मुस्लिम विधायक और अधिकांशता उन क्षेत्रों से जीत के आए हैं जहां पर कि घुसपैठ के कारण जनसंख्या का संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ा है। तो मुझे लगता है जो यहां की धरती पे 80 साल पहले हुआ था, आज भूमिकाएं एकदम उलट गई हैं। आज राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है और पूर्ववर्ती मुस्लिम लीग के नवीन संस्करण के रूप में आज राहुल गांधी जी के असफल नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आप निरर्थक आरोप लगाना छोड़ दीजिए और मेहनत करके काम करके दिखाइए। पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह जी 25 दिन रहे, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे बंगाल में? चलिए आप कहेंगे मेरा तो वहां कुछ था ही नहीं, 0 सीटें थी, फटक चंद गिरधारी थे। तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे वहां? केरल में बाय डिफॉल्ट आपकी सरकार आ गई मुस्लिम लीग के सहयोग से, वहां कितने दिन रहे? आप तो वियतनाम और कार निकोबार घूम रहे थे। तो इसलिए मैं यहां हिमाचल की धरती पे हिमालय को देखकर कांग्रेस पार्टी के लिए मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े। और अंत में मैं ये कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना है। आज भारत में 8.5 करोड़ परिवारों में कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है। हम दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं। चांद के अछूते कोने को छूने वाले, दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले दुनिया के हम पहले देश बने हैं। और सांस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान के साथ करवट लेते हुए भारत के नए युग का सूत्रपात करने वाले ये 12 वर्षों में जो कुछ मोदी जी ने किया है, उसके लिए एक पंक्ति में कहूंगा कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर देश में अव्वल रही है, नंबर 1 देश रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, लेकिन नीट जैसे पेपर पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य का होगा। देखिए, नीट के विषय के ऊपर यह बहुत ही संवेदनशील विषय है जिसके ऊपर सरकार सजग भी है, सतर्क भी है। और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से संवेदनशीलता के साथ इस विषय को देख रहे हैं। देखिए, नीट में इस बार जो हुआ है वो थोड़ा एक विचित्र है, जिसको की बारे में सामान्यतः कल्पना नहीं होती थी। पेपर लीक ये होता था कि जहां से पेपर छपे और जिस सेंटर पर पेपर जाए उस बीच में पेपर लीक हो जाए, उसे पेपर लीक माना जाता था। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर बनाने वाले शिक्षक स्वयं लीक कर रहे हैं। ये कुछ वैसी बात हो गई जैसे कोई न्यायाधीश अपना न्याय आदेश लिखता है तो जब तक आदेश सुना ना दिया जाए तब तक वह कॉन्फिडेंशियल रहता है। अब अगर जज ही अपना ऑर्डर लीक करने लगे तो ये एक विचित्र स्थिति, मगर सरकार उसके बारे में भी विचार कर रही है कि किस ढंग से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यह भी न हो पाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब नीट नहीं होता था तब क्या स्थिति थी। सैकड़ों प्राइवेट कॉलेज जो नीट से गवर्न नहीं थे, क्या वहां पर सीटों की नीलामी नहीं होती थी? 20-25 लाख से लेके 50 लाख तक अंडर ग्रेजुएट की सीट और एमबीबीएस में 50 लाख से 1 करोड़ तक पोस्ट ग्रेजुएट की सीट। यानी भ्रष्टाचार का संस्थागत स्वरूप था और मोदी जी की सरकार ने उसको एक व्यवस्थित स्वरूप दिया है। मगर अब चूंकि पेपर लीक करने वाले, पेपर बनाने वालों ने, पेपर सेटिंग करने वालों ने लीक किया है, तो अब उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि कैसे भविष्य में यह ना हो। केंद्र सरकार द्वारा आरडीसी जो बंद की गई है, उससे क्या केंद्र सरकार का कहना है कि आरडीसी बंद होने के कारण प्रभाव नहीं? देखिए, हिमाचल की सरकार के साथ समस्या क्या है कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। याद करिए, जब चुनाव हो रहा था इन्होंने कहा था आते ही हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे और आते ही 3-3 रुपया बढ़ा दिया था। इन्होंने हम कहा कि हम ये स्कीम लागू कर देंगे, वो स्कीम लागू कर देंगे, और हिमाचल के इतिहास में पहली बार 2024 में दौर आया जब तनख्वाह देने का पैसा नहीं था।
फिर उनको कहना पड़ा कि मंत्री लोग 2 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे, इस प्रकार का कारण के, जबकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां 68% भाग के ऊपर वन है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लेकर वन संपदा तक अनेक संभावनाएं हैं इस राज्य में, मगर दूरदृष्टि का अभाव और दोषारोपण करने का स्वभाव, इस कारण से यह स्थिति उत्पन्न है। पिछले 10 सालों में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कोविड की स्थिति, अगले 2 सालों में या 5 सालों में रणनीति की और साथ ही भारत और साथ ही इन सब ग्लोबल परिस्थितियों को देखिए, पिछले 12 वर्षों में कोविड, रशिया यूक्रेन की लड़ाई और इस समय गल्फ वॉर, और अगर आप देखें तो पिछले करीब 1-1.5 साल से दुनिया के तमाम इलाकों में लड़ाई चल रही है। इजराइल का गाजा से लड़ाई, इजराइल की हमास से लड़ाई, अमेरिका की ईरान से लड़ाई, इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे शांतिप्रिय देश भी आपस में लड़े, और रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो चली रही है। इसके बावजूद इन चुनौतियों में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ा है, और यह मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट अगले साल विश्व की औसत ग्रोथ रेट से दुगनी रहने वाली है, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है। और जो आपने प्रश्न किया कि आगे के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरदृष्टि होती है, अब मैं आपको दूरदृष्टि का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। गल्फ में पेट्रोलियम की क्राइसिस आई, गल्फ वॉर में, हम लोग तब स्टूडेंट लाइफ में थे। एक और बार आई थी 91 में सद्दाम हुसैन वाली लड़ाई, और ऐसी क्राइसिस आई थी, आधी ट्रेनें बंद हो गई थी, जबकि उस जमाने में कितने लोगों के पास गाड़ियां थी, कितने लोगों के पास गैस थी, वो बहुत कम था। आज मोदी जी ने ऑलमोस्ट पूरे रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, तो कम से कम रेलवे के लिए जरूरत डीजल की नहीं थी। एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% हो जाने से 20% हमारा उसका प्रयोग कम हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो बढ़ाया, उस कारण से उस पर डिपेंडेंसी कम हुई है। इसीलिए आपने देखा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, और मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस 2024 को फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया। कई बार आप सोच सकते हैं ताइवान की एक कंपनी के प्रमुख को पद्म भूषण क्यों दिया गया। वो इसलिए कि अब फॉक्सकॉन, जो दुनिया में चिप बनाने की लीडिंग कंपनी है, उसने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगाई, और चिप में आत्मनिर्भरता हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। अभी आपने देखा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ, यानी जो आणविक ऊर्जा है वो यूरेनियम से न बनके थोरियम से बनेगी, और यह भारत ने सक्सेसफुल करके दिखाया। यदि हम इसको व्यावसायिक दृष्टि से करने में सफल हो गए तो अगले 15 से 20 सालों में, यानी अमृत काल समाप्त होते होते, भारत ऊर्जा आवश्यकताओं में पूर्णता निर्भर हो जाएगा, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार थोरियम का दुनिया में जितना भंडार है वो 33% से 40% अकेले भारत में। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो फ्यूचर की दृष्टि से क्या क्या करना है। अब जैसे आपके हिमाचल में ये हर्बल मेडिसिन और इसके पार्क की व्यवस्था की गई थी, ताकि भविष्य में जो आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल मेडिसिन का मार्केट बढ़ रहा है, उसमें इस प्रकार के राज्यों से हर्बल मेडिसिन को प्रयोग करके और भारत और अधिक आत्मनिर्भर हो सके, इस दिशा में मतलब अनेक बहुत सारे विषय हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इस समय 45 देशों से पेट्रोलियम के निर्यात के लिए बातचीत चल रही है, और 26-27 देशों से हो रहा है। हम उसको डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, मतलब रशिया से लेके, वेनेजुला से लेके सब जगहों से, ताकि केवल और केवल मिडिल ईस्ट पर हमारा जो है वो दबाव न रहे। तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही, और जो बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो बताया अन्य फ्यूचर की हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, थोरियम एनर्जी, हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का आज 50% ग्रीन एनर्जी से पावर जनरेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। मगर आपने विदेश नीति की बात कही तो मैं एक याद दिला देना चाहता हूं, विपक्ष की नीयत कितनी खतरनाक है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये हम लोगों से कह रहे थे कि आप लोग रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मानवीय आधार के ऊपर यूक्रेन के साथ खड़े हो, जबकि हमारा मेजॉरिटी ऑयल रूस से आ रहा था। उस समय ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, और कोल्ड वॉर एरा की लीगेसी की वजह से आज भी हमारे मोर देन 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। यानी जहां से हमारे हथियार आ रहे हैं, जहां से तेल आ रहे हैं, तुम उसके खिलाफ वोटिंग कर दो। अब आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई तो कह रहे हैं आप गाजा के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं। गाजा से हमें धेला नहीं आता,
इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट, साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट, इंटेलिजेंस इक्विपमेंट और जो ड्रिप फार्मिंग यानी ये कृषि जो सूखे इलाकों में की जाती है, वो यहां के लोगों को उस विषय का उतना ध्यान नहीं आता होगा, वो कैसे की जा सकती है वो करके दिखाएं, यानी उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अब आइए, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के देश यानी सऊदी अरब, जद्दा, बहरीन, कतर, इन सब जगहों पर भी बम्बार्डिंग हो रही, जहां 1 करोड़ भारतीय रह रहे। वो कह रहे हैं खुल के आप ईरान के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में नहीं थे, हमने दोनों में संतुलन बनाया। वो कह रहे हैं खुल के खिलाफ में आ जाओ मिडिल ईस्ट देशों के, यानी 1 करोड़ भारतवासियों की जान खतरे में डाल दो। वैसे उसमें 75% मुस्लिम है, उससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई, अमेरिका ने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए? नहीं की। अब जहां तक उसकी अर्थव्यवस्था की बात है, तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। $135 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, यानी हम अमेरिका से 4.5 लाख करोड़ रुपया कमाते हैं। लड़ जाओ। जिससे तेल आ रहा, हथियार आ रहा, उस रूस से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? जिससे इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट आ रहे हैं, उस इजराइल से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? जिससे 4.5 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हो, उस अमेरिका से क्यों नहीं लड़ जा रहे हो? यानी केवल लक्ष्य यह है कि कैसे भी होकर भारत में कोई अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो जाए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो अराजकता में आशा देखना चाहते हैं, वह विपक्ष का चरित्र। इन विदेश नीति के समस्त आरोपों को यदि व्यक्ति सम्यक विश्लेषण करेगा, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, वो क्लियर हो जाएगा। ये 12 साल विकास के विकास और जनकल्याण को लेकर, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि विकसित भारत 2047 की बात की जाए, तो अगले हम 5 साल से ऐसा क्या करने वाली है कि जिससे हमें लगने लगे, या मतलब देश को लगने लगे कि वाकई में विकसित भारत। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में क्या है, अगले 5 साल में आपको बहुत कुछ दिखेगा। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक जुड़ा हुआ सवाल। पहली बात आपने कही कि हिमाचल साधन संपन्न प्रदेश 2017 से 22 तक बीजेपी सरकार ने तकरीबन 29,000 करोड़ का लोन लिया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, एस्टिमेटेड है कि 2027 तक अप्रोक्सीमेटली 45,000 करोड़ का लोन लिया जाए। आरडीडी बंद हो गई। तो क्या अगर साधन संपन्न है तो 2017 से 22 के बीच में उन साधनों का क्यों उपयोग नहीं हुआ? दूसरी बात, आरडीडी जो आज बंद हुई है, अगर 27 में बीजेपी दोबारा सरकार बुलाई तो क्या आरडीडी चालू कर दी जाएगी? इसके अलावा एक और सवाल है जो आपने कुछ आंकड़े दिए कि हिमाचल में केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में शुरू हुई, जब कांग्रेस की सरकार, जहाँ तक बात अटल टनल की है, वो प्रोजेक्ट 2010 में था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ जब कांग्रेस की सरकार, और 2009 में ही हिमाचल में आईआईटी मंडी वो शुरू हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार। आपने ये सारे गिनवाए कि भाजपा, महोदय मैंने तो नहीं गिनवाया है, मैंने कहा अटल टनल कंप्लीट कब हुई? अटल टनल कब कंप्लीट हुई? कंप्लीट तो अगर तो सुनिए, वो सुनिए, अब तो रफाल भी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ, तो फिर काहे हम पे आरोप लगाते थे? क्या दूसरे उससे आते हैं जो 29,000 करोड़ का लोन जब बीजेपी ले रही है, 45,000 करोड़ का लोन जब कांग्रेस लेने जा रही है टोटल, तो फिर हिमाचल साधन संपन्न कैसे हुआ? जबकि सिर्फ 48% आमदनी है हिमाचल की अपनी, पूरे जो बजट है उसकी 52% केंद्र पर डिपेंडेंट है, फिर भी आरडीडी बंद हो जाती है। तो क्या बीजेपी आरडीडी दोबारा शुरू कर देना अपनी सरकार में? हमारे कार्यकाल में कभी ऐसी स्थिति आई कि तनख्वाह देने का पैसा ना हो, डिस्पाइट द फैक्ट। आज किसकी चीज पे टैक्स नहीं? आप पार्क में घूमने जाइए, जो वन वाले पार्क में, तो उसके ऊपर टैक्स है, टॉयलेट पे टैक्स है, पेट्रोल पे तो टैक्स बढ़ाया, और वो भी किस लिए? आपने वादा किया कि हम कम करेंगे, और 3 रुपया आपने 1 हफ्ते के अंदर बढ़ा दिया। ये राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है जो कांग्रेस ने पैदा किया है। यानी जो आप कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, उसके ठीक उलट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा था? बजाय यहां की समस्याओं के समाधान करने के, कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की लड़ाई, और ये इनका पूरा स्टैब्लिश फार्मूला है, किसी भी राज्य में हो। हिमाचल में मैंने आपको बताया, तो जब राजस्थान में सरकार में रहे तो गहलोत जी और पायलट जी लड़ते रहे, जब वो छत्तीसगढ़ में रहे तो वहां पे भी के.एस. सिंह देव और भूपेश बघेल जी लड़ते रहे। तो इनके लिए यह है कि कुल मिलाकर सत्ता का उद्देश्य शायद इनके लिए सत्ता की मलाई है, इसलिए कांग्रेस के गुटों में आपस में लड़ाई है, और वही स्थिति
हमेशा हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दी है। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप वित्तीय अनुशासन और वो करके दिखाइए व्यवस्था, बिल्कुल आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। जो भारत सरकार ने सीधे ग्रांट दी है, ग्रांटेड एड, मैंने आपको बताया कि 12,000 करोड़ रुपए कुल आया 4 से 14 के बीच में, और 76,000 करोड़ आया है टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र सरकार से। तो मतलब 5 गुना टैक्स डिवोल्यूशन आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। उसको आप खर्चा करके तो दिखाइए। लड़ाई की बजाय काम में ध्यान दीजिए, लड़ाई की बजाय कमाई में ध्यान दीजिए। अंतिम प्रश्न। सर, आपने विकास की बात की, धर्मशाला की सौंदर्य की बात की, स्टेडियम की बात, लेकिन जो धर्मशाला का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है वो है दलाई लामा या आचार्य, और वहां को जाने वाली जोड़ने वाली हमारी मुख्य संस्कृति तो पिछले 2 दशक, एक दशक तो नहीं 2 दशक बिल्कुल सस्ता है, और उसके जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी पिछले 5 साल 17 करोड़ रुपए का एक बजट जो है वो DPR बना के मांगा है, लेकिन अभी तक नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि विकास का मॉडल जो हम दिल्ली से लेके कांडा तक पहुंचते हैं बहुत अच्छा हमें दिखाई देता है, लेकिन 11 किलोमीटर का ट्रैक और जो हमारी पर्यटन की जीवन रेखा है उसके ऊपर ये नजरअंदाजी केंद्र की या प्रदेश की जो खामियां रही उससे आप देखिए, इस विषय की बहुत स्पेसिफिक जानकारी तो मेरे को नहीं है, क्योंकि आपने बहुत नितांत स्थानीय प्रश्न पूछा है। पर जितना मेरी समझ है, सरकार ने सब जगह अच्छे मार्गों का निर्माण कराया। यहाँ हो सकता है प्राकृतिक कारणों से, वर्षा या कोई अन्य कारणों से उसमें असुविधा आई होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है इस विषय को उठाएगा, और प्रदेश की सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दलाई लामा जी को भारत रत्न देने का भारत सरकार ये उनसे पूछिए जो चाइना के साथ करार करके आए।